नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है आत्मकृपाध्याय और आज की जो कहानी है, ये कहानी एक बहुत ही स्पेशल कहानी है। ये कहानी आपको शायद रोने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी आपको शायद झकझोर कर रख देगी। ये कहानी आपकी रूह को पूरी तरह से चीर कर रख देगी। ये कहानी आज ऐसी ही कहानी। आज की ये जो कहानी है, ये एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी के बारे में मैं आपको कुछ और बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कहानी के बाद, इसी वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं एक बहुत ही अच्छा गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस गाने को गाया है उदयपुर के एक प्रसिद्ध सिंगर राहुल उपाध्याय ने। तो वो गाना भी आप जरूर चेक करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है आत्मज्ञ और मैं राजस्थान के उदयपुर जिले में रहता हूँ। और चलिए अब मेरे परिवार के बारे में जानते हैं। मेरे परिवार में मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, जिसमें रहते हैं मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा, मेरी दादी और मेरी सबसे प्यारी इनायत दी। जी हाँ, लंबे काले बाल और हाइट में कुछ 5 फुट 2 इंच। इनायत दी मेरी बड़ी दीदी है और वो मेरे सबसे करीब है। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं ना, जब मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते हैं, मैं उनसे रूठ जाता हूँ, तब इनायत दीदी ही मेरे कमरे में खाना लेकर आती है और मुझे अपने हाथों से खिलाती है। मैं सबसे करीब जिसके अगर किसी के हूँ तो वो है मेरी इनायत दी। इनायत दी मुझसे ज़्यादा नहीं, 5 या 6 साल की बड़ी है, पर वो मुझे ऐसे गाइड करती है, मुझे ऐसे वो मेरी ऐसी मेंटर है जो मुझे शायद कभी जीवन में नहीं मिल सकती। मेरी और मेरी इनायत दी की जो बॉन्डिंग है वो इतनी वो जो केमिकल बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि शायद ही कोई रिएजेंट उसे तोड़ सके। और तोड़ने की कोशिश भी करेगा तो वो रिएजेंट टूट जाएगा, पर हमारी बॉन्डिंग नहीं टूटेगी। जैसे चांद के बिना तारे नहीं है, जैसे सूरज के बिना रोशनी नहीं है, वैसे मेरी इनायत दी के बिना मैं भी कुछ नहीं। वो कहता है ना, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी एक बड़ी दी होती है। मैं भी उन्हीं किस्मत वालों में से था। मेरी भी एक बड़ी और प्यारी सी दी थी। नाम तो उनका इनायत था, पर मैं उन्हें प्यार से रोतलू दी कहकर चिढ़ाया करता था। और कहता भी क्यों नहीं, क्योंकि वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाया करते थे। पर वो कहते हैं ना, जब वो इमोशनल हो जाया करती थी, तब उनके पीछे उनका सपोर्ट बनकर कोई रहता था, तो वो था मैं जितना उन्हें सपोर्ट करता था उतना वो भी मुझे सपोर्ट करती थी। कुल मिला के हमारी केमिकल बॉन्डिंग, हमारी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे कितनी स्ट्रांग थी। तो अब मैं आपको अपनी दी के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। मेरी दी मेरे लिए एक रोल मॉडल है, मेरे लिए एक इंस्पिरेशन, और होगी भी क्यों नहीं। क्लास 10th में 95% और क्लास 12th में 98% उन्होंने स्कोर किया है। आप सोच सकते हैं, आपके और मेरे लिए तो एक मानो ये सपने जैसा है। मेरी दीदी करंटली अभी कोटा में 2 साल रहकर उन्होंने IIT की पढ़ाई, 2 साल रहकर वो IIT की पढ़ाई कर रही है, JEE की पढ़ाई कर रही है। उन्हें इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बनने का जुनून मानो ऐसा सवार है कि उन्हें ये भी नहीं पता पड़ता कि कब दिन हो जाता है कब रात हो जाती है। वो बस दिन भर किताबों के बीच में उलझ कर रहती है और किताबों में ही उलझ कर रह जाती है। उनके जो कोटा के जो टीचर्स है वो भी कहते हैं कि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि न बल्कि मेरी दीदी IIT में जाएगी, बल्कि एक बहुत ही अच्छी AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक भी लेकर आएगी। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है मेरी दीदी के ऊपर। तो अभी 2 साल की IIT JEE की पढ़ाई कर मेरी दीदी उदयपुर आई थी। और उदयपुर आकर उनका जो सेंटर था एग्जाम का, JEE का, वो भी उदयपुर ही आया था, तो उदयपुर आ गई थी। तो उदयपुर आने के बाद भी हमसे मिलना जुलना तो कम हुआ और किताबों के साथ मटर गश्ती जाती। तो मेरी दी जब उदयपुर मेरी दीदी जब आई, तब मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा से एक गिफ्ट लेकर आई थी। गिफ्ट में क्या था? गिफ्ट में था एक लाफिंग बुद्धा। जी हाँ, लाफिंग बुद्धा था, जिनके सर के ऊपर अगर हम हल्का से उन्हें टच करते हैं तो उनका जो सर था वो हिलने लग जाता था। और वो एक तरह से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं ना, पॉजिटिव फीलिंग लेकर आता था। तो मेरी दीदी मेरे लिए वो स्पेशल कोटा से लेकर आई थी। तो अब हुआ यूँ कि IIT की परीक्षा पास आ गई। IIT, जी हाँ, IIT यानी कि एक वो मौत का कुआं जिसमें हर साल लाखों इंजीनियर्स कूदते हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छी AIR ऑल इंडिया रैंक लेकर आते हैं, तो कुछ अपने फ़ोन नंबर जितनी ही रैंक लेकर आते हैं। तो एक IIT यानी कि एक मौत का कुआं है, जिसमें हर इंजीनियर को, अगर आपने 12th में साइंस ली है, जी हाँ, अगर आपने 12th में साइंस ली है, अगर आपने साइंस मैथ्स ली है तो IIT, और अगर आपने साइंस बायो ली है तो नीट। ये 2 परीक्षा है जिनके मौत के कुएं में तो आपको कूदना ही है, वरना आपके ऊपर ठप्पा नहीं लग पाएगा कि आपने 12th में साइंस ली है। तो मेरी दीदी ने IIT की बहुत मेहनत से पढ़ाई करी थी और अब IIT की JEE मेंस की परीक्षा पास आ रही थी।
ऐसे तो आप सभी को पता होगा, पर जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगा कि आईआईटी की जो परीक्षा होती है वो दो चरणों में कंडक्ट की जाती है। पहला होता है आईआईटी जेई मींस, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आईआईटी जेई एडवांस के लिए, और उसके बाद आपको अपनी ड्रीम आईआईटी मिलती है। तो कुछ ऐसा हुआ कि आईआईटी जेई मींस की जो परीक्षा थी वो करीब आती जा रही है, और मेरी दीदी की भी तैयारी बिल्कुल पुख्ता और बिल्कुल अच्छे से हो रही। तो जैसे जैसे आईआईटी की परीक्षा पास आ रही थी वैसे मेरी दीदी की जो टेंशन थी वो भी बढ़ती जा रही थी। वो टेंशन इसलिए नहीं थी कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी या नहीं करी, नहीं, वो टेंशन इसलिए नहीं थी। वो टेंशन इसलिए थी क्योंकि वो कहता है ना, कोई भी परीक्षा हो आप चाहे कितना भी अच्छे तैयार हो, कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा तो डर लगा ही रहता है, आपको भी लगा ही होगा। तो कुछ ऐसा ही इस प्रकार का डर, इस प्रकार की थोड़ी सी झिझक उनके अंदर थी, पर उन्हें पता था कि उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से की है, तो कॉन्फिडेंस उन्हें बहुत। तो आईआईटी जेईई मेंस की परीक्षा आई, उन्होंने अपना एग्जाम दिया, और एग्जाम देकर वो घर एकदम बड़ी से चेहरे पर बड़ी स्माइल पर उन्होंने कहा कि मेरा बहुत अच्छा हुआ। सुनकर मानो मेरे पापा और मेरे दादाजी की खुशी की लहर दौड़ गई। जी हाँ, मेरे पापा और मेरे दादाजी, आप मानेंगे कि दोनों के पीछे एक जंग शुरू हो गई। जंग किस बात की? पापा कहते थे कि दीदी को मिलेगी आईआईटी बॉम्बे, और दादाजी कहते थे दीदी को मिलेगी आईआईटी कानपुर। तो ये जो दो दोनों के बीच में जो संघर्ष था, दोनों के बीच में जो युद्ध था, ये अक्सर छिड़ जाता था, और फिर हमें बीच में आकर इन्हें समझाना पड़ता था। हमें बीच में आकर इन्हें समझाना पड़ता था कि भले आईआईटी बॉम्बे मिले, आईआईटी कानपुर मिले, और जो मिलेगा उन्हें अच्छा ही मिलेगा। तो जब जेईई मेंस की जब परीक्षा हुई, उनका जब अच्छा पेपर हुआ, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई। अब लग रहा था कि मानो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी हमारे बीच आने ही वाली है। तो अब आने वाला था जेईई मेंस 2020 का रिज़ल्ट। जेईई मेंस 2020 का जब रिज़ल्ट आया था, जिस सुबह वो रिज़ल्ट आया था, उस सुबह मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी भगवान के पूजा कर रही थी, अगरबत्तियाँ लगा रही थी, और बस बोल रही थी कि मेरी बेटी के अच्छे अंक दिला देना, मेरी बेटी को अच्छे से अच्छी रैंक दिला देना। बस यही मेरी मम्मी उस दिन दुआ कर रही थी भगवान से। मैं देख रहा था सुबह का माहौल थोड़ा टेंशन भरा ज़रूर था, पर जब रिज़ल्ट आया जेईई मेंस का, तब मानो मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे घर में मानो दिवाली का त्यौहार बन रहा था, खुशियों के पटाखे फूट रहे थे, और मिठाई एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। मुझे आज भी याद है मेरे पिताजी शर्मा जी को फ़ोन लगा कर कह रहे थे कि देखो मेरी बेटी के कितने अच्छे परसेंटाइल आए हैं। और करते भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरी दीदी के आफ्टर ऑल परसेंटाइल भी आए थे 100 परसेंटाइल। जी हाँ, 100 परसेंटाइल। हर एक जेईई एस्पिरेंट जब जेईई की तैयारी करने बैठता है, जब उसे आईआईटी में जाने को जब सपना देखता है, तब उसके मन में एक ही ड्रीम परसेंटाइल रहती है, वो रहती है 100 परसेंटाइल। मेरी दीदी ने वो अचीव कर ली थी। तो मेरी दीदी ने एक बार और प्रूव कर दिया था कि वो सही मायनों में मेरे लिए एक इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल है। तो जेईई मेंस का जब रिजल्ट आया, तब जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद मेरे पिताजी ने मेरी दीदी से बस इतना कहा कि बेटा, जंग लगभग तूने जीत ली है, अब बस एक आखिरी पड़ाव बाकी है। आखिरी पड़ाव भी अगर पार कर लिया तो तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, और तेरी खुशियाँ तेरे हाथों में होगी। तो जेईई मेंस का जब रिजल्ट आया था, तब खुशी का इतना माहौल था कि मेरे पिताजी में और मेरे दादाजी में फिर से युद्ध चालू हो गया था, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर के बीच का। तो जैसे तैसे जेईई का रिजल्ट आया, जेईई मेंस का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और उसके अगले ही दिन से मेरी दीदी ने जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर दी थी। और वो कहता है ना कि लाइफ कभी सॉर्टेड नहीं होती। अगर लाइफ सॉर्टेड होती तो आज बात ही कुछ और होती। ज़िंदगी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं पता, और जवाब अगर पता होता तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही क्या होता। तो कुछ ऐसा ही मेरी दीदी के साथ एक छोटी सी घटना हुई। मेरी दीदी की तबीयत ख़राब हो गई एग्ज़ाम के ठीक 4 से 5 दिन पहले। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे तबीयत ख़राब होती है, तब हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाती है, तब हमारा कुछ काम करने का मन नहीं होता है। पर मेरी दीदी का जज्बा कुछ ऐसा था कि मुझे आज भी याद है कि वो बीमार थी, पर बीमार होने के बावजूद वो दवाइयों से ज़्यादा किताबों को खा रही थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि दवाइयों से ज़्यादा वो किताबों को पढ़ रही थी। वो जज्बा देखकर मेरे मन में लगता था कि यार दीदी ने कितनी मेहनत करी, दीदी ने कितना स्ट्रगल किया, दीदी ने कितना अपने आप को खपाया है उस एक ड्रीम आईआईटी को पाने के लिए। खैर, जेईई एडवांस का जो पेपर था, जेईई एडवांस के पेपर का दिन आया। जेईई एडवांस का पेपर भी हुआ। पेपर होने के बाद भी वही खुशी, वही चेहरे पर मुस्कान और वही शब्द थे मेरी दीदी के जो जेईई मेंस के दौरान थे कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है।
तो ये सुनने के बाद मेरे घर में फिर से खुशी का माहौल छा गया, सब कुछ फिर से खुशी का सब कुछ फिर से खुशी भरा हो गया। फिर से मेरे दादाजी और मेरे पापा में वही युद्ध फिर से आरंभ हो गया कि भाई आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, आईआईटी कानपुर। मेरे पिताजी ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि बेटी को आईआईटी कानपुर मिलेगा, आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, और मेरे दादाजी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि नहीं, बेटी को तो आईआईटी कानपुर मिलेगा। तो धीरे धीरे दिन कटे, रातें कटी, और फिर फाइनली द डी डे आ गया। डी डे यानी कि रिजल्ट का दिन। रिजल्ट यानी कि वो एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर बड़े से बड़े तुरम खां की भी पैंट गीली हो जाती है, वो चाहे आप हो या चाहे मैं हूँ। हमने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजल्ट देखे होंगे और हमारी भी कभी ना कभी पैंट ज़रूर गीली हुई होगी। खैर, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हमारा एक दूसरे से वादा है। तो चलिए मैं रिज़ल्ट का दिन आया, रिज़ल्ट का जो दिन था वो रिज़ल्ट का दिन आया, एडवांस के रिज़ल्ट का दिन आया। मुझे आज भी याद है, वो तारीख थी 11 सितंबर 2020। तो अब सभी श्रोतागण से निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी कुर्सी की पेटियाँ कस कर बांध लीजिए, क्योंकि अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो शायद आपको उड़ा कर ले जाएगा। एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तो वो दिन था रिज़ल्ट का दिन। मैं सुबह का माहौल देख रहा था। सुबह मैंने देखा मेरी मम्मी ने सुबह भगवान को 11 नारियल चढ़ाए थे और खूब सारी मन्नतें मांगी थी कि बस ये एक आखिरी पड़ाव है, मेरी बेटी को इस आखिरी पड़ाव पर मदद कर दो, इस आखिरी पड़ाव पर मेरी बेटी का ये इम्तिहान क्लियर करा दो, मेरी बेटी को उसकी ड्रीम IIT के अंदर एडमिशन दिला दो। घर पर थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल ज़रूर था, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि रिजल्ट से पहले चाहे आपने कितना भी अच्छा किया, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंस हो, थोड़ी बहुत घबराहट होना लाजमी है, और वो उनको भी हुई थी और हमें भी हो रही थी। खैर, रिज़ल्ट का समय सुबह 12 दिन का 12 बजे का था। तो सुबह के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे समय कटता गया और फाइनली रिज़ल्ट आ ही गया। 12 बजे डिक्लेयर हो ही गया। अब इस देश की विडंबना, इस देश की आयरनी है कि इस देश में न जाने IITs एक साल में हर वर्ष न जाने कितने IITians निकालता है, कितने इंजीनियर्स निकालता है, पर आज तक कोई इंजीनियर ऐसा पैदा नहीं हो सका जो रिजल्ट के टाइम साइट क्रैश होने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। वो तो होना लाजमी था। तो ऐसा ही हुआ, रिज़ल्ट आया 12 बजे, पर साइट एज यूजुअल क्रैश हो गई। साइट क्रैश हो गई, रिज़ल्ट खुला नहीं। 12 बजे, 12:30 बजे, 12:45 हुए, 1 तक बज गई, पर रिज़ल्ट के कुछ अते पते ही नहीं थे। फाइनली बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत कोशिशों के बाद रिज़ल्ट 1:20 पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। फटाफट से साइट खुली, फटाफट से एप्लीकेशन नंबर, डिटेल जो भी था सब कुछ डाला और भगवान का नाम लेकर उस एंटर बटन पर क्लिक कर दिया। उस एंटर बटन पर जैसे ही क्लिक किया, मैंने देखा कि उस 5x2 इंच की जो स्क्रीन के ऊपर मेरी दी का रिजल्ट था, मेरी दी का रिजल्ट देखते ही मैंने देखा कि मेरे पीछे जो मेरी दी खड़ी थी, उनकी आँख से धड़ाधड़ आंसू बहने लगे और वो नीचे गिर गए। मैं दौड़ा उनको संभालने गया। मैंने देखा कि मेरे दादाजी अपना सर पकड़कर साइड में बैठ गए और मेरे पिताजी उनको सांत्वना दे रहे थे, खुद को भी संभाल रहे थे, और मेरी माँ और मेरी दादी भी एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे, एक दूसरे की हिम्मत बांध रहे थे, क्योंकि रिजल्ट आ ही ऐसा कुछ था, रिजल्ट कुछ आ ही ऐसा था। जी हाँ, मेरी दीदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मेरी दीदी फेल हो गई थी। 2 साल की मेहनत, न जाने कितनी शीटें सॉल्व करना, न जाने कितनी DPP सॉल्व करना, न जाने बीमारी में बीमार होने के बावजूद भी उन किताबों को घोट कर पीना, इतनी मेहनत के बाद भी दीदी फेल हो गई थी। जब आपको पता है, जब सबसे बड़ा दुख का मोमेंट कब आता है, जब एक व्यक्ति अपने दिल और जान से मेहनत करता है किसी चीज़ को लेकर, और जब उसका रिजल्ट फेलियर के तौर पर निकलता है ना, तो उसके ऊपर क्या बीतती है शायद आप और मैं कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा ही रिजल्ट निकला तो मेरी दीदी फेल हो गई। दीदी रो रही थी, दीदी को हम सब चुप करा रहे थे। मेरे पिताजी दीदी को समझा रहे थे कि बेटा ये तो ज़िंदगी का एक इम्तिहान है, ऐसे ना जाने कितने इम्तिहान आएंगे, उनमें भी अगर तुम ऐसा हार जाओगे तो कैसे चलेगा। वो मेरी दीदी को समझा रहे थे कि बेटा ठीक है, आज नंबर नहीं आया तो 1 साल ड्रॉप लेके वापस कोशिश कर लेंगे, नहीं तो हमारे पास 100% पे बढ़िया से बढ़िया NITs, बढ़िया से बढ़िया IITs भी पड़ी है, वो भी हम ले सकते हैं। और मेरी दीदी को तो मेरी दीदी को तो ड्रीम था ना IIT, और कहता है ना कि सपने इतनी जल्दी नहीं छूटते। तो वो माहौल उस टाइम थोड़ा सा गरमाया हुआ था। इतने में फ़ोन आया, उसमें शर्मा जी फ़ोन आया, और शर्मा जी का फ़ोन था वो। शर्मा जी मेरे पिताजी से कह रहे थे कि क्या हुआ उपाध्याय जी, बिटिया का रिज़ल्ट क्या निकला। पिताजी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की कि मेरी दीदी ने फेलियर फेस किया है। तो मेरे पिताजी के अंदर ये हिम्मत नहीं हो रही थी सब बोलने की। तो मेरे पिताजी ने जैसे तैसे ही ये कहकर बात टाल दी कि
बिटिया का अभी तक रिजल्ट खुला नहीं है। उसके बाद उन्होंने हम सभी के फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिए और एक तरह से कुछ समय के लिए हमारे घर में, जैसे भारत और चीन में जिस प्रकार का तनाव चल रहा है अभी, उसी प्रकार का तनाव हमारे बीच भी चल रहा था, हमारे घर में भी चल रहा था। खैर वो दिन निकले, वो रातें निकली और धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी। अब वो पिताजी और दादाजी जो IIT बॉम्बे और IIT कानपुर को लेकर लड़ते थे, अब वो लोग ये सोच रहे थे कि कौन सी अच्छी से अच्छी NITs में मेरी दीदी या IIITs में मेरी दीदी को एडमिशन दिलाया जाए। धीरे धीरे ज़िंदगी नॉर्मल होती जा रही थी। धीरे धीरे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा सही होता जा रहा था, पर एक चीज़ जो नहीं सही हो रही थी वो थी मेरी दीदी की उदासी। जी हाँ, अब वो चेहरे पर, मेरी दीदी के चेहरे पर अब वो रौनक, अब वो खुशी नहीं दिख पा रही थी। वो कहते हैं ना कि बुरा समय आता है और कुछ समय के लिए आता है, फिर सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता जाता है। तो वैसे ही कुछ हो रहा था हमारे साथ, कुछ एक ट्रेजेडी घट गई थी, एक रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, पर कोई बात नहीं। वो थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ हमें परेशान कर रही थी, पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल की ओर बढ़ता जा रहा था, नॉर्मल होता जा रहा था। पर एक चीज़ जो नॉर्मल नहीं हो रही थी, एक चीज़ जो सही नहीं हो रही थी, वो थी मेरी दीदी की उदासी। मेरी दीदी की खुशी वापस लौट नहीं रही थी। मेरी वो दी जिनके साथ मैं हंसी मजाक कर उनका मजाक उड़ाया करता था, उन्हें रोतलू कहा करता था, वो दी जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल बिताए थे, वो दी आजकल नाराज़ रहने लग गई, थोड़ी सी उदास रहने लग गई। उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट मुझे शायद अब दिखनी बंद हो गई। पर हमने बहुत समझाया उन्हें, पर हमने सोचा कि चलो ठीक है, समय एक ऐसा शस्त्र है जो धीरे धीरे जो जख्म होते, जो घाव होते हैं, उनको ठीक कर देता है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीदी को दिया जाए संभलने के लिए। दीदी संभल जाएगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि ये बात एक महीने बाद की बात है कि एक दिन ऐसा आता है कि दीदी ने मेरी मम्मी से कहा कि माँ, मेरी दीदी ने माँ और पापा को कस कर गले लगा दिया और गले लगा कर रोने लगी। और उसके बाद अपने आप को संभालते हुए कहा मेरी दी ने कि माँ और पापा, मैं अपनी एक दोस्त से मिलकर आ रही हूँ, शायद मेरा मन हल्का हो जाए। तो घर वालों ने भी सोचा कि चलो ठीक है बिटिया, 1 महीने से 1.5 महीने से बाहर नहीं निकली है, तो चलो ठीक है, थोड़ा बाहर होके आएगी तो उसका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और वो थोड़ा अपने आप में मजबूत फील करे, तो अब अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेगी और थोड़ा क्या पता उनका मूड भी सही हो जाए। तो मेरे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया कि हाँ बेटा जा और थोड़ा अपने दोस्तों से मिल के आ जा। और हमें क्या पता था कि आगे तो कुछ और ही होने वाला है, आगे तो एक ऐसी घटना होने वाली है जिसका शायद हमने कभी जीवन में सोचा ना हो। शायद अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब आगे की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनाते वक्त अगर शायद मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाऊँ, शायद मेरे जज्बात काबू में नहीं रह पाए, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आगे मेरे साथ जो हुआ था वो मैं आपको बताते हुए मेरा शरीर काँप रहा है, मेरी रूह रो रही है। तो हुआ ही कुछ था कि दीदी यह कहकर गई थी कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ पे मिलने जा रही हूँ, और दीदी घर से निकल गई। दीदी के जाने के ठीक 10 मिनट बाद मैं भी नीचे खेलने के लिए, अपार्टमेंट में नीचे खेलने के लिए माँ पापा को बोल के गया कि माँ पापा मैं भी खेलने जा रहा हूँ, मम्मी पापा मैं भी खेलने जा रहा हूँ। तो जब मैं नीचे गया मैं खेलने, हमारी जो अपार्टमेंट है उसके यहाँ पे जो वॉचमैन का कैबिन है, मैं वहाँ पे खड़ा था। कितने में मैंने देखा कि मेरे ठीक पीछे कुछ बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। मैं एकदम से डर गया, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा जो दृश्य मैं देख रहा था, जो मैंने चीज़ देखी, वो देख के मेरी रूह कांप उठी थी। मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि टेरिस से, जी हाँ, मेरे अपार्टमेंट की टेरिस से कूद कर मेरी दीदी ने सुसाइड कर लिया था। मैंने देखा कि ऊपर से वो मेरी दी ने 12वीं मंजिल से कूदकर नीचे जान दे दी थी। मैं अपने जीवन में इससे बुरा दृश्य और क्या देख सकता था। मैं दौड़ा गया और अपनी दी को संभालने गया, अपनी दी को देखने का, मतलब दी ये क्या हो गया। मैं जोर से चिल्ला रहा था, दी इनायत दी, पर कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं फटाफट दौड़ के गया और मैंने देखा कि मेरी दी का शरीर नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था।
एक समय के लिए मेरी आंखें खुली होने के बावजूद बंद हो गई थी, एक समय के लिए मेरी आवाज़ होने के बावजूद भी मैं नहीं बोल पा रहा था, एक समय के लिए मेरी ज़िंदगी बदल सी गई थी, मेरी ज़िंदगी रुक सी गई थी, मैं बर्बाद हो रहा था एक समय के लिए। ये देखकर मैं वापस जोर जोर से रो रहा था, मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इतने में वॉचमैन ने ये पूरा दृश्य देखा और फटाफट से मेरे घर पर कॉल लगाया, मेरी मम्मी को नीचे बुलाया। मेरी मम्मी ने जब फ़ोन पर ये सुना था कि दीदी ने छलांग लगा दी है टेरिस से, तो मेरी माँ दौड़ते दौड़ते अपने आँख से आंसू निकालते हुए, अपने आँख से उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, वो दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों से गिरते पड़ते दौड़ती दौड़ती फटाफट से आई और आकर आकर जैसे ही नीचे आई, उन्होंने देखा कि मेरी दीदी की मेरे घर में, मेरी फैमिली में सभी दौड़ कर नीचे आए। तो मेरी माँ ने देखा कि मेरी दीदी के नीचे लाश, मेरी दीदी के नीचे बॉडी पड़ी थी और मेरी माँ दौड़ कर आई और आकर नीचे गिर गई और दहाड़े मार कर रोने लग गई। मेरे पिताजी जो आज तक हमेशा हमारे लिए एक रोल मॉडल रहे थे, जो कभी परिस्थितियों के आगे नहीं हारे थे, वो पिताजी के हाथ से धड़ाधड़ उस दिन आंसू निकल रहे थे। मेरे दादाजी बीपी के पेशेंट थे और उनकी बीपी लो हो गई थी और वो चक्कर खाकर वहीं गिर गए थे। एक परिवार जो कुछ महीनों पहले ही जेईई मेंस के इतना अच्छा रिजल्ट आने पर खुशी मना रहा था, आज वो परिवार इतना बुरे मातम से गुजर रहा था कि मैं आपको नहीं बता। मेरी दी नीचे लेटी हुई थी, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें उठा रहा था, बोला था इनायत दी मुझसे बात करो, इनायत दी मुझसे बात करो मुझसे बात। पर इनायत दी थी कुछ जवाब नहीं दे रही थी, बस जवाब दे रहा था तो उनका शरीर जिससे धड़ाधड़ लहू धड़ाधड़ खून बह रहा। पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो गई, एम्बुलेंस बुलाई गई, पर वो कहते हैं ना जिंदगी में हमेशा देर हो जाती है और उस दिन भी देर हो गई। मेरी दी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। मेरी दी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। वो दी जिनके साथ मैंने अपने जीवन के सबसे अनमोल पल बिताए थे, वो दी जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया था, वो दी जो मेरे लिए हमेशा एक पिलर बनकर खड़ी रही थी, वो दी जिनसे मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करता था, वो दी मुझसे अब दूर हो गई थी हमेशा के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी दी ने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी, क्या एक एग्ज़ाम की वजह से उन्होंने अपने जीवन को ऐसे ख़त्म कर दिया। खैर वो दिन जैसे तैसे आंसुओं में निकला और आंसुओं में निकलने के बाद उसके अगले दिन मेरी दी का अंतिम संस्कार हुआ। मुझे पता है इन्हीं कमबख्त हाथों से मैंने मेरी दी की चिता को मुखाग्नि दी थी और उनकी आत्मा की शांति की दुआ करी थी, शांति की प्रार्थना करी थी। खैर समय बीतने के बाद एक दिन मुझे मेरी दी का सुसाइड लेटर मिला। वो सुसाइड लेटर में क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये सुनने के बाद आप हो सके तो अपने आंसुओं पर काबू रखिए। तो उस दिन उन्होंने जो लेटर लिखा वो मैं अब आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे माँ, पापा, दादा, दादी और छोटू भाई, आई एम रियली सॉरी कि आप सभी की एक्सपेक्टेशंस पर मैं खरी नहीं उतर पाई और फेल हो गई। पापा और दादा तो लड़ते थे IITs को लेकर, पर मैं उनको खुश नहीं कर पाई। मुझे अब लगता है कि मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। पापा दिखाते नहीं हैं, पर मुझे पता है कि वो अंदर से कितने दुखी हैं मेरे रिजल्ट को देखकर। माँ, आपकी मन्नत पूरी ना हो सकी केवल और केवल मेरी वजह से। और दादाजी, आप कुछ बोलते नहीं हो, पर मुझे पता है कि आपका मन नहीं करता होगा मुझसे बात करने का। दादी, माफ़ करना, आपकी पोती अब आपको वापस प्राउड फील नहीं करा सकेगी। और मेरे प्यारे छोटू भाई आत्मज्ञ, बेटा मेरे जाने के बाद माँ पापा का कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा तो उनका ध्यान रखना। और मैं तेरे साथ नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ हमेशा थी, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगी। मैं हमेशा तेरे दिल में रहूँगी। और मेरी याद है तो एक बार आसमान में देखकर मुस्कुरा देना, मैं समझ जाऊँगी कि तू मुझे याद कर रहा है और मैं भी तुझे देखूँगी। और माँ पापा, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब इसे डांटना नहीं, क्योंकि अब इसे डांटेंगे तो इसे डांट से बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैंने आपको कहा था कि जब मुझे डांट पड़ती थी तो मेरी दी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी जब मैं नाराज़ होता था सभी से। उन्होंने आगे लिखा कि क्योंकि मैं बुज़दिल और कमज़ोर नहीं हूँ, बस अब मैं हार चुकी हूँ ज़िंदगी से।
इसलिए अब आप सबको ना चाहते हुए भी छोड़कर जा रही हूँ। मैं ड्रीम IITs में नहीं जा सकी तो क्या हुआ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगले जन्म में फिर से आप लोगों की ही परी बनकर आऊँगी और अगले ही जन्म में आपका फिर से नाम रोशन करूँगी। पर इस बार मुझे माफ़ करिएगा। आप सबकी प्यारी इनायत। तो ये लेटर पढ़ने के बाद मेरे आँख से आंसुओं की बौछार होने लग गई, आंसुओं की बहाड़ आ गई, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार अब कौन मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा, कौन वो दी। आपको पता है जब सिबलिंग्स जो होते हैं, जब भाई बहन जो होते हैं, उनमें जो प्यार होता है ना, वो प्यार शायद एक माँ और एक बेटे में, या एक माँ और एक पिता और बेटे में भी नहीं होता। हर चीज़ दुनिया की, मैं आपको पता है, मुझे एक छोटी से छोटी चीज़ मैं अपनी दी से शेयर करता था। अब मैं किससे अपनी बात करूँगा, अब कौन मुझे अपना खाना खिलाएगा, अब कौन मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा, और अब किससे मैं अपने किस्से शेयर करूँगा अपनी ज़िंदगी के, और जब मैं डिप्रेस्ड होऊंगा, अब जब मैं भी ज़िंदगी में हारा हुआ फील करूँगा, तो अब मैं किससे मोटिवेट होऊंगा, कौन मुझे बोलेगा कि बेटा चिंता मत कर, तेरी दी तेरे साथ है। अब कौन बोलेगा। मुझे आज अपने आप पे पता है बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने आप पे बहुत दुख हो रहा है कि यार मेरी दी इतने बुरे समय से गुजर रही थी, मेरी दी इतने टफ टाइम से गुजर रही थी, और मैं अपनी दी को पहचान भी नहीं पाया। मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्या ज़िंदगी की कीमत यही होती है कि एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी डिसाइड करता है। मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि जब मेरी दीदी ये लेटर लिख रही थी, तब मैंने मेरी दीदी को देखा क्यों नहीं, ये लेटर लिखते हुए उन्हें रोका क्यों नहीं मेरी दीदी को मैंने मेरी दीदी को अकेले जाने दिया अपने दोस्त के यहाँ, क्यों मैंने अपनी दीदी के ऊपर नज़र नहीं रखी, क्यों मैं आखिर अपनी दीदी को समझ नहीं पाया। उस लेटर में मेरी दी ने लिखा था कि दादाजी अब आपको मुझसे बात करने का मन नहीं होगा, पापा मेरे रिजल्ट से दुखी हो गए, पर मैं उन्हें समझाना चाहता था कि दी, पापा और दादाजी दुखी नहीं है, उन्हें पता है कि आपने मेहनत करी है, तो वो दुखी नहीं है, आपको समझना होगा। पर मैं अपनी दी को ये सब समझा नहीं पाया, और जब तक समझाता तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। आपको पता है हमारे इस देश में हर घंटे, जी हाँ, हमारे इस देश में हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, और उसके सुसाइड के पीछे का कारण फेलियर ही होता है। आखिर क्यों हम अपने बच्चों को, आखिर क्यों हम अपने भाई बहनों को समझ नहीं पा रहे, आखिर हम क्यों ये नहीं समझ पा रहे कि ये ग्रेड्स इतनी इंपॉर्टेंट, ग्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट, मार्क्स डू मैटर, बट वो इतना मैटर नहीं करते कि आप अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दें। हम आखिर ये क्यों नहीं समझ पा रहे। आखिर मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा जो अभी डिप्रेस में है कि आखिर बच्चों तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि तुम तो चले जाते हो, तुम्हारे पीछे अपने माँ बाप को कितना दुख देकर जाते हो। आखिर क्यों ये समाज मार्क्स के बेसिस पे, क्यों ये समाज एक किसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको जज करता है, क्यों। आखिर हर बच्चा तो अलग होता है ना, हर बच्चे के अंदर तो अलग ताकत होती है, अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, वो कैपेबिलिटीज़ क्यों नहीं देखी जाती, क्यों ही उसे मार्क्स के तराजू पर तोला जाता है। ये सवाल एक बार अपने आप से ज़रूर पूछिए। ये कहानी का मकसद आपको रुलाना नहीं था, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी, एक सच्ची कहानी है, और इस कहानी में जो पात्र हैं वो भी सब एक सच्चे पात्र थे, बस उनके नाम बदल दिए गए हैं, और उनके बारे में मैं कुछ कारणवश, कुछ रीजंस की वजह से आपको उनके नाम और उनके बारे में नहीं बता पाऊँगा। पर इतना समझ लीजिए कि एक सच्ची कहानी थी जो मैंने आपके सामने पे रखी है। ये एनजीओ उन लोगों के लिए काम करता है जो उन बच्चों के लिए काम करता है जो अकेले हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो कोई किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरी इस एनजीओ ने आज तक न जाने कितने बच्चों की काउंसलिंग करी है, और वो अभी भी इसका काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा जो एनजीओ है उसने अभी रिसेंटली जस्टिस, हमारा जो जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसके साथ मिलकर एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है जिसका नाम है किरण। जी हाँ, किरण हेल्पलाइन लॉन्च की है, जिसका नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे दिख जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी बच्चा, अगर आपको कोई भी दोस्त, अगर आपका कोई बच्चा है, फिर आपका खुद का बच्चा है, फिर आपका दोस्त है, कोई भी जो भी इस डिप्रेशन से गुजर रहा है, वो इस नीचे हेल्पलाइन पर एक बार फ़ोन ज़रूर कर सकता है। फ़ोन कर बात करके अपनी दिक्कत, अपनी जो परेशानियाँ हैं वो ज़रूर बता सकता है। इस कहानी का मकसद बस यही बताना था कि जो हमारे बच्चों में जो अभी डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो एक गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, और उसे हमें समझना होगा। अब हमें अपने बच्चों का दोस्त बनकर उन्हें समझाना होगा कि बेटा ज़िंदगी कितनी, हमें उन्हें ज़िंदगी की वैल्यू समझानी होगी। तो इस कहानी को मैं यही अंत करना चाहूँगा, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि, और ये जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ये कहना चाहूँगा कि ये कहानी
इस कहानी के बाद मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगा, एक गाना रिलीज़ करूँगा जिसे आप ज़रूर सुनिएगा, जिसे आप ज़रूर पसंद कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी चीज़ पसंद आएगी, अगर आपको लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा आपके सामने प्रेजेंट किया तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा। पर एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है, जिसके लिए मैं आपके सामने आज भीख मांग रहा हूँ, वो ये है कि आपको इस वीडियो को शेयर करनी है सभी के साथ, क्योंकि जितने लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचेगी, जितने लोगों तक कहानी पहुँचेगी, उतने ही लोग एजुकेट मेरी तरफ से हो सकेंगे, और जितना मेरी तरफ से हो सकेगा मैं भी उतनी ही कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं अब आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।